नमस्कार, मैं हूं बिलाल और चलिए बुलेटिन की जो है शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों से। आपको बता दें कि यहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यहाँ पर बयान से चर्चाओं में आए आकिल अहमद ने फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने यहाँ पर जल्द ही यहाँ पर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का भी ऐलान कर दिया और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान से चर्चाओं में आए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष आकिल अहमद ने कांग्रेस पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला है। विकासनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा है, बीजेपी की मुस्लिम विरोधी सोच तो यहाँ पर जग जाहिर है, लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यहाँ पर मुद्दे के बाद कांग्रेस के यहाँ पर मुस्लिम विरोधी सोच भी सामने आ गई है। आकिल अहमद ने यहाँ पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने यहाँ पर मुस्लिमों को केवल वोट बैंक के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल किया और हक की आवाज उठाने वालों को यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों के यहाँ पर जन विरोधी नीतियों को यहाँ पर देख चुके हैं, जिसके चलते अब वे यहाँ पर जल्द ही जनहित और साथ यहाँ पर सर्व समाज के लिए पार्टी का गठन करेंगे। था वो निर्णय हमारा गलत साबित हुआ। हमें इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि कांग्रेस पार्टी में संगठन नाम की कुछ चीज़ नहीं है। प्रत्याशी अकेला चुनाव लड़ता है। हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, संगठन की राजनीति हमने ज़्यादा नहीं की। हमें राजनीतिक जब चुनाव आते हैं तो चुनाव लड़ने के लिए ही, चुनाव लड़वाने के लिए ही हम कोशिश करते हैं, लड़ें या लड़वाएं। लेकिन उस चीज़ में संगठन के लोग कहीं नहीं दिखाई दे तो बड़ा महसूस होता है और पीड़ा होती है। देखिए, हमारी जो ये राजनीति है, क्षेत्रीय राजनीति है, ग्रुप की राजनीति है। हम अपने ग्रुप के साथ खड़े हैं, मंच पे भी, बिना मंच के भी। किसान के हित में, मजदूर के हित में जो काम होगा उसको करेंगे। निष्क्रिय होकर कभी हम काम नहीं करेंगे। रुद्रप्रयाग की चलिए बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बद्रीनाथ और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपको बता दें कि यहाँ पर वेदर कार्य को लेकर जो कंपनियां यहाँ पर काम कर रही हैं, अब उनकी खैर नहीं है। वन विभाग की ओर से यहाँ पर इन कंपनियों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करने को लेकर कदम उठाया जा रहा है, जो कि पहाड़ी कटिंग का मलबा सीधे मंदाकिनी और अलकनंदा नदी में यहाँ पर फेंक रही हैं। अब तक वन विभाग की ओर से यहाँ पर 20 लाख का जुर्माना वसूला गया और साथ ही यहाँ पर सख्त हिदायत देते हुए नदियों में यहाँ पर मलबा नहीं डालने के भी निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि बद्रीनाथ हाईवे पर जनपद की सीमा में सिरोपगढ़ और साथ ही घोलतीर तक आरसीसी कंपनी कार्य कर रही है, जबकि केदारनाथ हाईवे पर जो है जवाड़ी बाईपास में यहाँ पर फाटा तक आरजीबी कंपनी काम कर रही है। कंपनी यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए निर्माण कार्य करने में लगी हैं। कभी भी ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है उसमें तुरंत कार्रवाई करके विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जाती है। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक लगभग 20 लाख रुपए के जुर्माना की धनराशि जो है विभिन्न निर्माणदायी संस्थाओं द्वारा जो है इसमें जमा की जा चुकी है। और हमारे द्वारा ये जो संबंधित अधिकारी हैं उनको भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी मलबा जो है बिना अनुमति के नदियों में हमारी ना डाला जाए, क्योंकि इसके बाद हमारा मानसून का जब सत्र आएगा तो उसमें जो है इससे आपदा की घटनाएं भी जो है वो भी बढ़ने की संभावना रहती है। और चलिए बात करेंगे रानीखेत की। आपको बता दें कि यहाँ पर रानीखेत बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल ने यहाँ पर उद्यान निदेशालय का दौरा किया और नैनवाल ने कहा है कि यहाँ पर चौबटिया गार्डन से यहाँ पर हमारा भावनात्मक लगाव रहा है। उत्तर प्रदेश के समय यहाँ पर स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पंत ने यहाँ पर चौबटिया गार्डन की यहाँ पर नींव रखी होगी और उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ पर पहाड़ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और युवा अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ेंगे, पलायन पर रोक लगेगी। डॉक्टर नैनवाल ने कहा है कि हमारा जो भी यहाँ पर उद्यान विभाग है, ये विभाग पलायन रोकने और साथ ही रोजगार देने के लिए यहाँ पर मुख्य भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री और साथ ही विभागीय मंत्री से यहाँ पर मिलकर अनुरोध किया था कि यहाँ पर इसकी बेहतरी के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही कृषि मंत्री जी का भी यहाँ पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने यहाँ पर निर्णायक कदम उठाते हुए ये तमाम जो कि यहाँ पर अटैचमेंट को भी निरस्त कर दिया। और से बात करेंगे अब लाल कुआं की। आपको बता दें कि यहाँ पर बरेली जिले के यहाँ पर भोजीपुरा स्थित यहाँ पर श्री राममूर्ति स्मारक चिकित्सालय प्रशासन पर जो है अव्यवस्था को लेकर आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर बच्चे को गलत उपचार देकर जो है
मौत में समाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर युवा वाहिनी के हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रबंधन का भी पुतला दहन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जो है अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और यहां पर लालकुआं कोतवाली चौराहे पर इकट्ठा होकर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने श्री राम मूर्ति स्मारक के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते हुए कहा है कि यहाँ पर अस्पताल की डॉक्टरों ने यहाँ पर गलत उपचार करते हुए जो है मासूम बच्चे को गलत उसका ट्रीटमेंट किया, जिसके चलते मासूम की मौत हो गई थी। वो तरह मेरे किसी ने कोई नहीं सुनी। मैंने कहा मेरा बच्चा कैसे मरा, कोई जवाब दीजिए, क्या किस कारण मरा है और इतनी बड़ी लापरवाही आपकी हुई है। आज मेरे घर का चिराग बुझाया, कल को किसी और का घर का चिराग बुझाओगे। हम लोग, मुझे नहीं पता था कि मैं इस आशा से लेके गया कि मेरा बच्चा वहाँ पे जाएगा। डॉक्टर हैं बोल लगे उन लोगों ने बच्चों को काटने पीटेगा, बच्चों के साथ ऐसा कर रही है हॉस्पिटल में, और कोई सुनने के लिए मेरा तैयार नहीं थी। गुहार हाथ जोड़ रहा, सबके अस्पताल में घूमता रहा। मैंने कहा क्यों मरा, कोई डॉक्टर को बुलाओ। कोई डॉक्टर ने आके, कोई सीएमओ ने आके मुझसे नहीं समझा क्या बात है करनी है। अब क्या मांग करते हैं? जो लापरवाही मेरे बच्चे के साथ हुई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिसने इंजेक्शन लगाया उसने बच्चा सीरियस था कि उसको अथॉरिटी है लगाने की नहीं लगाने की। और जब मैंने उससे पूछा तो वो आगे आगे भाग रही है, मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ। ऐसा क्या होता है साहब भागने के पीछे? जैसे कि वहाँ पे अभी भाई ने बताया उस तरीके से वहाँ डॉक्टर की कोई भी टीम नहीं होती है। जिस तरीके से बच्चे की MRI की जाती है उस तरीके से पूरा ट्रीटमेंट होता है, हार्ट बीट वगैरह सब नापी जाती है, देखा जाता है। किसी बच्चे को ICU से जब निकाला जाता है तो उसके साथ पूरी टीम मौजूद होती है, लेकिन उस तरह का वहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिला। एक नर्स और एक गार्ड बच्चे को ले जा करके सीधे MRI के लिए ले जाते हैं। वहाँ पर कोई भी टीम नहीं थी, सिर्फ एक नशा देने वाली एक डॉक्टर थी, उसके अलावा अतिरिक्त कोई भी नहीं था। उन्होंने जो इंजेक्शन लिखा था उसको लगाने के लिए, उसको लेने के मतलब 2 मिनट लाने में ही देर भी नहीं हुई, कुछ भी ले करके आ रहे थे तब तक बच्चे को उन्होंने एक्सपायर कर दिया वहाँ। उत्तर प्रदेश सरकार योगी महाराज जी से बस हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और न्याय मिले, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता। राम मूर्ति हॉस्पिटल में जिस तरह की लापरवाही चल रही है और डॉक्टर चला रहे हैं, इसको लेकर हिंदू युवा वाहिनी आक्रोश में है और आगे भी हिंदू युवा वाहिनी इस पर अपनी कार्रवाई करेगी। और आज भी हिंदू युवा वाहिनी के सब हमारे पदाधिकारी खड़े हैं यहाँ पर, चंद्रपाल भाई के साथ हम सब खड़े हैं और आगे भी खड़े। और चलिए बात करेंगे रुद्रप्रयाग की। आपको देखिए यहाँ पर शीतकाल में यहाँ पर अत्यधिक बर्फबारी के कारण केदारनाथ धाम यहाँ पर जल संस्थान रुद्रप्रयाग को भारी नुकसान हुआ है। गौरीकुंड से यहाँ पर केदारनाथ धाम तक जल संस्थान के लगभग 20 स्टैंड पोस्टर जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि पेयजल लाइन भी यहाँ पर ग्लेशियर और साथ ही बर्फबारी के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। विभाग ने यहाँ पर शासन को केदारनाथ में हुई क्षति की यहाँ पर पूर्ति करने के लिए 1,30,00,000 रुपए का एस्टीमेट भेजा है। हालांकि 6 मई से यहाँ पर शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा को देखते हुए विभाग धाम सहित यहाँ पर पैदल मार्ग पर पानी की आपूर्ति करने में जुटा हुआ है। केदारनाथ यात्रा की यहाँ पर तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही हैं और यात्रा से जुड़े विभाग अपनी अपनी टीमों के साथ केदारनाथ पहुंचने लगे हैं। शासन से भी यहाँ पर विभागों को यहाँ पर समय पर तैयारियां पूरी करने के यहाँ पर निर्देश मिले हैं और इसी कड़ी में यहाँ पर जल संस्थान विभाग रुद्रप्रयाग भी यहाँ पर धाम सहित यहाँ पर पैदल मार्ग पर यात्रा व्यवस्था सुचारू रूप से मुहैया कराने में जुटा हुआ है। ये इस बार की बर्फबारी से जो हमारे केदारनाथ पैदल मार्ग और धाम में जितने भी स्टैंड पोस्ट होते हैं और TTS पे होती हैं, वो जो बीच का पोर्शन होता है ग्लेशियर से, वो लगभग पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है। 15 से 20 स्टैंड पोस्ट हमारे क्षतिग्रस्त हुए हैं, पाइपलाइन हमारी डैमेज हुई है। तो वर्तमान में उसके लिए पूरी यात्रा मार्ग सीता गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक हमारे द्वारा लगभग 1,30,00,000 एस्टिमेट भेजा गया है। अभी तक धनराशि प्राप्त नहीं, लेकिन हमारे द्वारा उस पर कार्य प्रगति पर है। और चलिए बात करेंगे जसपुर की। आपको देखिए यहाँ पर जसपुर क्षेत्र में यहाँ पर वन विभाग की काशीपुर रेंज के यहाँ पर कासमपुर गांव में आज सुबह भी गुलदार ने यहाँ पर एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे कि यहाँ पर व्यक्ति की मौत हो गई है। लेकिन सूचना के बाद भी यहाँ पर वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। आपको बता दें जसपुर के कासमपुर गाँव निवासी शीश राम सैनी आज अपने खेत पर यहाँ गेहूं की कटाई कर रहा था, तभी अचानक खेत में यहाँ पर गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है शोर मचाने पर आसपास के लोग भी वहां पर पहुंचे, जिससे गुलदार वहां से भाग गया और शीश राम को उपचार के लिए इस पर जो है सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उपचार के दौरान शीश राम की यहाँ पर मौत हो गई।
और वहीं ग्रामीणों यहां पर उसकी सूचना वन विभाग को दी, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया है। ग्राम प्रधान की मान तो यहाँ पर जंगल जो है जीव के यहाँ पर लगातार पहले भी यहाँ पर कई बार वन विभाग से यहाँ पर शिकायत की जा चुकी है, लेकिन वन विभाग ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। मेरा नाम शीशराम सैनी है और ये ग्राम कासमपुर के निवासी हैं। आज सुबह लगभग 5:30 बजे अपने खेत में गेहूं काटने गए थे, तभी वहां अचानक एक गुलदार ने इन पर हमला किया। गुलदार ने इनके गर्दन पे पीछे से वार किया। ये किसी तरह से आप गुलदार से छूट कर भागे और तभी इन्होंने अपने परिवार को बताया कि गुलदार ने मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन तभी ये उस समय गिर गए। रहा होगा गुलदार के हमले का और इनको बताने का मतलब अंतर। इनको तुरंत जो है हॉस्पिटल लाया गया और इससे डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दी। पता चला है कि जो है कासमपुर में सुबह के 5 बजे की घटना है। तो किसान जो है अपने खेत में गेहूँ काटने के लिए जा रहे थे, तो गुलदार ने अटैक किया है, तो वो एक्सपायर हो गए। लेकिन जो है डेड बॉडी के प्रथम दृश्य मुझे मैंने डेड बॉडी को देखा तो उसमें कोई निशान ऐसा मुझे लगा नहीं है, जिसकी हम जो जाँच करवा रहे हैं। हमारी जो डिपार्टमेंट की मेडिकल टीम आकर जाँच करेगी कि ये वास्तविकता इसमें क्या है, कि गुलदार ने ये अटैक किया है या इनकी मृत्यु किसी और कारणों से हुई है। और चलिए बात करेंगे हरिद्वार की। आपको देखिए यहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी SP सेमवाल ने यहाँ पर भगवानपुर ब्लॉक यहाँ पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया है। सहायक अध्यापक के यहाँ पर प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। मामले में यहाँ पर SIT पहले ही यहाँ पर शिक्षक के प्रमाण पत्रों की जांच विभाग से मांग चुकी थी। CEO ने यहाँ पर बताया भगवानपुर ब्लॉक के यहाँ पर विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक विनय सैनी को यहाँ पर निलंबित कर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से यहाँ पर सुमंद कर दिया है। मामले की जो है अनियमितता को लेकर यहाँ पर अब अंतिम जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उसके जो B.Ed का डिग्री है वो कूट रचित यानी फर्जी पाई गई। तदुपरांत विभाग ने भी जांच की। उसकी विभाग की जांच में भी संबंधित जो यूनिवर्सिटी है उसने इस छात्र के या जो शिक्षक है अपने विश्वविद्यालय में पंजीकृत होने और परीक्षा देने से कब उसका जो डेटा है प्रमाणित नहीं किया है। उनका ये कहना है कि इसका इस यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं है। जांच में ये साबित हो गया कि ये B.Ed की डिग्री कूट रचित है, फर्जी है। इसलिए हमने सस्पेंशन के बाद जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है। आरोप पत्र संबंधित शिक्षक को भेज दिया गया है। उसकी जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। और चलिए बात करते हैं हरिद्वार की। आपको देखा हुआ बैशाखी स्नान पर्व और साथ ही कैबिनेट मंत्री और आध्यात्मिक गुरु सत्यपाल महाराज के जन्म दिवस पर होने वाले सद्भावना सम्मेलन में यहाँ पर आने वाले जो है अनुयायियों के यहाँ पर भीड़ को देखते हुए 2 दिनों के लिए यहाँ पर शहर में यातायात प्लान लागू किया गया। हरिद्वार शहर में यहाँ पर 13 अप्रैल की यहाँ पर सुबह 8 बजे से रात 12 बजे और साथ ही 14 अप्रैल की यहाँ पर सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए यहाँ पर अतिरिक्त पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। हाईवे पर यातायात का दबाव बढ़ने पर वैकल्पिक मार्गों पर भी यहाँ पर डायवर्जन की पूरी तैयारी की गई है। बैसाखी स्नान पर्व के चलते 13 और साथ ही यहाँ पर 14 अप्रैल को हाईवे पर सुबह से ही भारी वाहन नहीं चल पाएंगे। उत्तराखंड की गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने डोईवाला शुगर मिल का यहाँ पर औचक निरीक्षण करते हुए यहाँ पर मिल को भी स्थिति का यहाँ पर जायजा लिया है। अचानक मिल में यहाँ पर पहुंची गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा के यहाँ पर मिल की स्थिति का भी यहाँ पर बारीकी से निरीक्षण किया और साथ ही गन्ना किसानों और मिल के यहाँ पर कर्मचारियों से मुलाकात की। इस अवसर पर सहकारी किसान समिति के अध्यक्ष मनोज नौटियाल ने भी यहाँ पर गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा को यहाँ पर जो है मिल में आ रही यहाँ पर तमाम तरह की परेशानियों को बताते हुए उनके निराकरण की भी मांग की। साथ ही गन्ने के यहाँ पर भुगतान को लेकर भी किसानों ने यहाँ पर अपना रोष जाहिर करते हुए कहा है किसान बड़ी मेहनत के साथ गन्ना उगाकर चीनी मिल को दे रहा है, लेकिन मिल प्रशासन समय से यहाँ पर किसानों का भुगतान नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा किसानों ने यहाँ पर तमाम समस्याओं को मंत्री के सामने रखते हुए उनके समाधान को लेकर भी मांग की। शुगर मिल स्टार्ट हुई है, शुरू में इसने बहुत अच्छा यहाँ पर कार्य किया, परंतु पिछले 2-3 महीने से स्थिति ऐसी गंभीर हुई है कि
कि किसान अभी भी हाथ में इतनी ज़्यादा पर्चियाँ लेकर बैठा हुआ, क्योंकि जब पर्ची मिलनी थी किसान को तब मिल नहीं पाई। रीज़न ये था कि जो ये पेराई करती है, क्रेसिंग करती है 25,000 कुंटल की, आज ये मात्र 14-15,000 पर पहुँच गई है। इतनी बुरी दशा इस मिल की हो चुकी है कि किसान कहाँ जाए या कर्मचारी कहाँ जाए। आज हमारी पीड़ा कई दिनों से थी, लेकिन आज माननीय गन्ना मंत्री जी का यहाँ पर विजिट था और जैसे हम लोगों को पता लगा, हम किसान लोग यहाँ पहुँचे और अपनी बात रखी। डोईवाला शुगर मिल का मैंने और माननीय विधायक जी ने मिल के औचक निरीक्षण किया है। कोई प्लान नहीं यहाँ पे बताया नहीं गया था कि मैं आज आ रहा हूँ, और कुछ कमियाँ पाई गई हैं। किसान भाइयों से भी हमने वार्ता करी, क्या उनकी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो है, एक परमानेंट जो हमारे जीएम है वो नहीं है इस मिल में, उसको लेके बहुत बड़ी समस्या आई है, क्योंकि कोई भी समस्या अगर यहाँ पर आ रही है तो उसको ओवरलुक करने के लिए कोई अधिकारी नहीं है। तो मैंने अपने सचिव जी को फ़ोन करके और जो हमारे चीफ केमिस्ट हैं यहाँ पे, उन्हीं को चार्ज देने की बात कही ताकि वो 24 घंटा यहाँ रह सकें। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे पानी को लेकर किसानों ने रखी कि ट्यूबवेल ख़राब था, तो मैंने स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं यहाँ के अधिकारियों को कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था दुरुस्त करी जाए, ताकि किसान भाई जो है इतनी गर्मी में जो यहाँ पर 8-10 घंटे खड़े हैं उनको पानी की व्यवस्था मिले। तीसरी और चलिए बात करेंगे अब मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की। आप लोग देखिए यहाँ पर सीधी जिले में यहाँ पर बीते दिनों पत्रकारों और साथ ही समाज सेवियों के यहाँ पर पुलिस कस्टडी में यहाँ पर अर्धनग्न स्थिति के यहाँ पर फोटो और साथ ही वीडियो को वायरल हुआ था, और उसी को लेकर नरसिंहपुर जिले के यहाँ पर तमाम पत्रकार संगठनों ने अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही स्थानीय साक्षरता स्तंभ से भी यहाँ पर पत्रकारों ने बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय तक यहाँ पर रैली निकालकर जमकर प्रदेश सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी की, और कलेक्टर साथ यहाँ पर एसपी की जो है राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए यहाँ पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सीधी में जो घटना हुई है पत्रकार साथियों के साथ, जो निर्वस्त्र किया गया, पूरे देश के वरिष्ठ पत्रकारों ने और तमाम जो छोटी जगह पे भी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों ने बड़ा आक्रोश जताया है। उसी के तहत नरसिंहपुर जिले के समस्त संगठनों ने, हमारे पत्रकार साथियों ने अर्धनग्न होकर अपने वस्त्र उतार कर प्रदर्शन किया है लोकतांत्रिक तरीके से, और हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने की राज्यपाल महोदय तक कोशिश की है, जिसमें इस प्रकार की घटनाएं खासकर पत्रकारिता जो चौथा स्तंभ है उसके लिए ना हो, इसके लिए हम। उमरिया जिले के नौरोजाबाद में यहाँ पर स्थित माँ ज्वाला देवी, जो कि यहाँ पर संपूर्ण भारतवर्ष में यहाँ पर प्रसिद्ध है। माँ ज्वाला के यहाँ पर ज्वाला जुलूस बड़ी यहाँ पर भव्यता के साथ काली नृत्य के साथ निकाला गया, जहाँ पर दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु उचेहरा धाम पहुंचकर ज्वाला जुलूस का यहाँ पर दर्शन प्राप्त किया। और आपको बता दें कि यहाँ पर माँ ज्वाला देवी के यहाँ पर ज्वाला जुलूस समूचे भारतवर्ष में यहाँ पर अपनी एक अलग पहचान रखता है। जब जुलूस निकलता है तो यहाँ पर मानव मंदिर परिसर में यहाँ पर लंबी और हरी मखमली चादर ओढ़े हो। कोरोना काल के 2 साल बाद जुलूस को देखने को लेकर यहाँ पर भारी तादाद में जन सैलाब उमड़ पड़ा था, और साथ ही जुलूस को देख यहाँ पर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी देखा गया। विनय पाठक हूँ मैं, उमरिया से हैं। कितने वर्षों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? लगभग 12 साल से अपन यहाँ आ रहे हैं। ये जो मंदिर है क्या कुछ विशेषता है, क्या कुछ महत्व? यहाँ पर माता रानी कृपा से जो इच्छा रखते हैं भक्त उनको प्राप्त होता है। विशेष रूप से संतान लाभ यहाँ पर माता रानी कृपा से होता है, जो मुझे भी प्राप्त हुआ सन 2011 में। और माता रानी जितना आदेश देती हैं वैसा आप करेंगे तो निश्चित सबको लाभ होता है, और श्रद्धा भाव से जो आते हैं उनको मिलता है सब कुछ। कहीं ना कहीं 2 वर्ष मैया के देखे आज बहुत ही खुशी की बात है। पहले तो हम सभी को राम नवमी की पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। दूसरी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि लगभग 2 वर्ष के बाद कोविड-19 के कारण जो प्रतिबंध लगा हुआ था वो हट गया, और भक्तों में काफ़ी उल्लास है। लगभग 5000 के आसपास कलश स्थापित किए गए थे, जिनका आज व्यवस्थित ढंग से विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, और चारों साइड भीड़ भीड़ दिख रही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि माता रानी के धाम में भक्तों को बड़ा उल्लास के साथ जो है कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ये जवारा जो हर वर्ष की बात विगत जो आप लोग देख रहे हैं, इनका बाहर का कोई प्लान नहीं है, अंदर ही इनके मंदिर परिसर से ही अंदर जो नदी बहती है, तो ये मंदिर के चारों तरफ रास्ता बना हुआ है।
तो उसी परिसर घूमते हुए मंदिर का परिक्रमा करते हुए, ज्वाला माई मंदिर का परिक्रमा करते हुए ले जाएंगे विसर्जित करने के लिए। उसके लिए हमारा पुलिस बल पूरा मुस्तैदी से ड्यूटी में जगह जगह हर जगह विसर्जन स्थल पे और जुलूस के आगे, जुलूस के पीछे, जुलूस के बाएं, जुलूस के दाएं, हर जगह बल लगा हुआ। शांतिपूर्वक माता रानी की कृपा से जुलूस संपन्न हो। और चलिए बात करेंगे अब हरियाणा के फरीदाबाद के। आपको देखिए यहाँ पर फरीदाबाद के सेक्टर 56 इलाके में यहाँ पर आज पराली जलाते समय बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि खेतों में पराली में यहाँ पर लगी आग धीरे धीरे पास में यहाँ पर बनी झुग्गियों तक भी पहुंच गई। झुग्गियों को यहाँ पर अपनी चपेट में ले लिया था और आग तेजी से फैल गई। यहाँ पर उसी पर काबू पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, जिसके चलते सभी लगभग आधा दर्जन से भी ज्यादा झुग्गियां जलकर आग हो गई हैं। और इस हादसे में यहाँ पर लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 2 बच्चों के यहाँ पर अपनी जान पर खेलकर जो है बचा लिया, तो वहीं पर इस आग की चपेट में आने से एक कुत्ते की दर्दनाक मौत हो गई है। 56 सेक्टर में आग लगी है, क्या कुछ आग निकल कर सामने आया? करीब आध पौन घंटा पहले सूचना मिली थी। अब भाई सेक्टर 56 प्रतापगढ़ पार्ट 2 के पास आग लगी हुई है। वहाँ तुरंत हम पहुँचे मौके पे और तब तक एक गाय और एक औरत और 2-3 बच्चे थे, वो पड़ोसियों ने बाहर निकल चुके थे। तो किसी की हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं है। बाकी जो सामान था वो काफ़ी जल चुका है। सुरेश नाम का व्यक्ति कोई यहाँ पर रह रहा था, तो अब आग पर काबू पा ही रहे हैं हम। और से बात करेंगे मध्य प्रदेश के पुष्पराजगढ़ की, जहां पर गर्मियों की चपेट में आते ही जल संकट गहराने लगा है। और वहीं यहाँ पर ये तस्वीर सरकार की सरकारी दावों की पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर लोगों को पीने का पानी लाने के लिए यहाँ पर कुएं में नीचे उतरना पड़ता है। सरकार के दावे कहाँ हैं, देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पुष्पराजगढ़ जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत बोदा के डोंगरी टोला ग्राम की, जहां पर 55 घर मिलाकर 300 परिवार वाला ये गांव बसा हुआ है। यहां पर पीने के पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। इसमें गांव में यहां पर पानी के लिए सिर्फ एक हैंडपंप और एक कुआं है, जिसमें दूषित और गंदा पानी वो भी काफी नीचे है, जहां पर ग्रामीण अपनी प्यास बुझाने की खातिर जान जोखिम में डालकर कुएं के अंदर घुसकर पानी निकालने को मजबूर हैं। गांव में शासकीय स्कूल के पास एक हैंडपंप तो लगा है, लेकिन घटिया सिस्टम के चलते वो भी काफी दिनों से खराब पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या समस्याएं हैं यहाँ? सबसे पानी की समस्या ज़्यादा है। क्या समस्या है पानी में? यहाँ पानी नहीं पूरता है। कुआं है तहाँ, वो जंगल में है कुआं, तहाँ भी वहाँ बांदर वांदर रख देते हैं, उसको भी छान छुनान के अपन गुजर करता। यहाँ कै ठो कुआं है? करीबन तो यहाँ है, लंबा लंबा है। और गांव बीच बीच गांव के बहुत दूर है कुआं, गांव भीतर नहीं। या गांव भीतर मान ले यही है, तो यहाँ तो पानी नहीं है। अभी तो बच्चे उतर के यहाँ डूब रहे हैं पानी। ये बात के लिए आप किसी को अवगत कराएं क्या यहाँ पानी की समस्या है? पानी की समस्या अब ये सरपंच लाए बोले ना, आगे तक। यहाँ क्या समस्याएं हैं आपको? यहाँ पानी की समस्या बहुत है। क्या समस्या है पानी की? बहुत दूर पानी लेने के लिए जाते हैं। और गाय भैंस बकरी तो पालन होंगे आप? हाँ, तो बहुत दूर लेते हैं उनको पानी पिलाने के लिए। कितना दूर जाना पड़ता है पानी पिलाने के लिए? 2 किलोमीटर और आगे ले जाना पड़ता है। और यहाँ भीड़ देख रहे हैं, काफी भीड़ लगी हुई है। क्या कुआं यहाँ एक ही है? हाँ, गाँव भीतर एक ही कुआं है। पानी की बहुत समस्या रखे हमारे यहाँ। कितना दूर से आते हो पानी लेने? 3 किलोमीटर भाई। कहूँगा कुआं में जाई, कहूँगा बावली में जाई, कहूँ बांधा में जाई, सत्ताई माताई के होता मिले क्या तरफ। गाय जैसे गाय आए तो पाले होंगे, तो उनको पानी पिलाने के लिए कहाँ ले जाते हैं? वह नदी में दूर। कितना दूर पड़ता है नदी? नदी में पानी पानी कितना दूर से लेके लाई का था कुआं में? अरे नहीं तो इसलिए नहीं तो 2-3 किलोमीटर आठन पानी खा। 2-3 किलोमीटर? हाँ, तब भाई अब वहाँ जाथन, नहीं फिर वहाँ, नहीं तो फिर वहाँ जाथन। टंकी कब से बिगड़ा पड़ा है? या 1 महीना ले ज्यादा ही गई वही दवा। हाँ। तो यहाँ पानी की समस्या हमेशा रहती है कि सिर्फ गर्मी बस में? अरे नहीं, हमारे सर हमेशा रहता है, हमेशा पानी। वर्षा के दिन में घल हम 12 कोस के पानी लान के पीथन।
तो इसके लिए कहीं आप किसी को शिकायत किए हैं, किसी को बताए हैं? अरे इतना तो कतना बता के ले गई ने, लिख लिख के पढ़ के, और कुछ नहीं। जिस गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उसी पंचायत में बीजेपी के जाने माने नेता राम सिंह आर्मो वर्तमान जिला पंचायत उपाध्यक्ष का निवास स्थान भी है। उन्होंने कहा है कि कई बार जानकारी मैंने दी, लेकिन मेरा कोई सुन नहीं रहा है। एक ही रास्ता बचा है कि ग्राम पंचायत के सभी जनताओं को लेकर मुख्यालय जाऊंगा और आंदोलन करने की बात भी कह रहे हैं। पानी यहाँ बहुत एकदम दूषित पानी है। ग्राम पंचायत बोदा में, डोंगरी टोला में भी बहुत एकदम गंदा पानी को पिया जाता है, ये वास्तविक है, जिससे मेरे को भी दर्द होता है। मैंने जिला पंचायत उपाध्यक्ष होते हुए भी मेरे बातों को अमले विभाग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। मुझे खुद ऐसी बातों में थोड़ी सी अच्छा नहीं लगता है, यानी कि क्योंकि मेरे बातों को नहीं सुना जा रहा है जिला में। कई लेटर विभागों को लिखे, मंत्री और जनप्रतिनिधियों को बताए, आप खुद एक जनप्रतिनिधि, अगला कदम आपका क्या होगा शुद्ध पेयजल व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत बोदा? सर, मेरा अगला कदम अब यही होगा, मैं पूरे ग्रामवासियों को ले जा करके मैं आंदोलन कराऊंगा अपने पुष्पराजगढ़ मुख्यालय में ले जा करके। अब मेरा यही मान लो अगला कदम है, और बाकी अब कुछ नहीं है। मैंने पूरे आवेदन और निवेदन भी किया, उसके बाद भी मेरे बातों में अमले अधिकारियों के द्वारा नहीं किया। प्रदेश में बैठी बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता से वादा किया था कि हर घर में साफ और स्वच्छ पानी पीने को मिलेगा, जिसके लिए करोड़ों की लागत से सामूहिक जल प्रदाय योजना के तहत गांव में पानी भी भिजवाया। पर ये वादे आज भी खोखले साबित हो रहे हैं। फिर भीषण गर्मी के दौर में प्यास बुझाने के लिए कहीं पानी ना नसीब हो पा रहा है, और पीने के पानी के लिए लोग लगातार भटक रहे हैं। दूषित पानी पीने को लेकर लोग लगातार परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। बोदा पंचायत के डोंगरी टोला गांव में दूषित पानी की समस्या को लेकर जब हमने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से बात की, तो रटा रटाया जुमला ही फिर से सुनने को मिला कि हम देखते हैं और दिखवाते हैं। अभी हमारे विभाग के द्वारा तो हैंडपम्प वही बनाया जा रहा है, और अभी आपके सूचना के पश्चात मैंने अभी हैंडपम्प टेक्नीशियन को बोल भी दिया है कि उस हैंडपम्प को जाके एक बार और चेक कर लें। और इसके पूर्व में भी हम हैंडपम्प बना चुके हैं, और दूषित पानी के लिए जैसे आप सैंपल यहाँ पे आप लाए हैं, तो हम इसको लैब टेस्ट करवा देंगे कि पानी पीने योग्य है कि नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है, ग्रामीणों ने बताया कि कई बार सूचना विभाग द्वारा दी गई है वहाँ पे जो हैंडपम्प बिगड़ा है उसके लिए, और दूषित पानी के लिए भी कि यहाँ पे हैंडपम्प और दूसरे जगह पे दूसरे स्थानों पे करवाए जाएं, ताकि हमको साफ और स्वच्छ पानी मिल सके। हम हैंडपम्प तो नया करवा देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ का वाटर लेवल बहुत डाउन है और वहाँ का स्टेटा भी सही नहीं है। और पूर्व में भी हमारे द्वारा विभाग से वहाँ पे बोर कराया गया है और हमने करवाया है, और पानी मतलब है, लेकिन जब गर्मियों का टाइम आता है तो वाटर लेवल वहाँ का डाउन हो जाता है। तो बोर से पहले टेस्टिंग विभाग द्वारा की जाती है कि ऐसे जहाँ मतलब जिस स्थान पे भी मतलब कर दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जब भी स्वीकृत होता है बोर, तो वहाँ पे जिला उपाध्यक्ष जी आर्मो जी हैं, उनसे बताया जाता है, रजिस्ट्रेटिविटी सर्वे होता है विभाग के माध्यम से, वो रजिस्ट्रेटिविटी सर्वे के पश्चात ही बोर किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन लोगों की समस्या का समाधान कब और कैसे होगा। अब सवाल ये उठता है कि जो जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को दूर करने की बात करते हैं, जो अधिकारी जनता के मुलाजिम बनाकर सरकार की तरफ से भेजे जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, और कब इन लोगों की समस्या के समाधान को लेकर कदम उठाया जाता है, कब इन लोगों को यहाँ पर साफ और स्वच्छ पानी पीने को मिलेगा, ये एक अहम बड़ा सवाल है।